हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा था और आज हमको पढ़ना है रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री में एक क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने आपको पीडीएफ में दिया था, उसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम फास्फेट विल कंटेन 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन। पूछा गया था क्वेश्चन कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम फास्फेट PO4 का होल ट्वाइस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम फास्फेट विल contain 20 moles of ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ध्यान देना था बेटा ऑक्सीजन। पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपसे कह रहा है ऑक्सीजन या कह रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सिर्फ ऑक्सीजन बोला जाए या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला जाए तो इसका मतलब है O2, और ऑक्सीजन एटम बोला जाए तो फिर इसका मतलब होता है O। आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ऑक्सीजन पूछा है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा है तो आप सेंस O2 से लगाएंगे और O2 का मतलब मॉलिक्यूल हो गया, और एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे, और ऑक्सीजन एटम कहाँ है तो सिर्फ O। यहाँ क्वेश्चन में ऑक्सीजन बोला है तो इसका मतलब हम O2 समझ के चलेंगे। ठीक है, बस इतना समझ लिया तो अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री में हम लोग एटम्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात नहीं करते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम का रेशियो, एटम्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। अब जैसे कैल्शियम फास्फेट का मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री लिखना है तो ये हम लिखेंगे Ca3PO4 का होल ट्वाइस, फिर यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम, फिर फास्फोरस और फिर ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल कैल्शियम का होगा तो कैल्शियम के 3 एटम होंगे, फास्फोरस के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 8 एटम होंगे। तो यानी कि कैल्शियम फास्फेट का जो मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री आएगा वो आएगा 1:3:2:8। अब इस स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से हम कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम फास्फेट विल कंटेन 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना बेटा, 20 मोल्स O2 की बात ये कर रहे हैं, और स्टोइकियोमेट्री में आप एटम देख रहे हो तो पहले तो 20 मोल ऑक्सीजन को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट करो। तो एक ऑक्सीजन में 2 O2, 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। एक ऑक्सीजन या एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं तो 20 में कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के एटम आपके पास कितने आ गए 40। जो लोग इसको 20 से कैलकुलेट करेंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा। बस यूनिटी मेथड लगाएंगे। किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है आपके, कैल्शियम और ऑक्सीजन। शुरुआत किससे करनी है, ऑक्सीजन से। तो एक ऑक्सीजन पे 8 ऑक्सीजन से 1 हो रहा है, 8 ऑक्सीजन के एटम होंगे तो 1 कैल्शियम फास्फेट बनेगा। तो 1 ऑक्सीजन से 1/8 तो 40 पे कितना हो जाएगा 40/8 5, ये हो जाएगा 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम फास्फेट। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान से कितना रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन एटम पूछा जा रहा है या दिया है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
अब मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको मॉलिक्यूल बोले, आपको समझना होता है। यही तो क्वेश्चन की ब्यूटी होती है बेटा, कि वो आपको जगह जगह कंफ्यूज कराने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे सिर्फ हाइड्रोजन बोला जाए तो हाइड्रोजन का मतलब H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला जाए तो H2, हाइड्रोजन एटम बोला जाए तो H। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझ के रखनी है कि कब हमको एटम लेना है, कब मॉलिक्यूल समझना है। अब आ जाते हैं रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पे। रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि एटम्स का कैलकुलेशन करना है, और रिएक्शन मतलब रिएक्शन में। देखो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में एक्चुअल में हम लोग करते क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट in a chemical reaction। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। Quantitative analysis of reactant and products in a chemical reaction is known as reaction stoichiometry। अब ये तो डिफिनीशन की बात होगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा कि कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शन का मेन पर्पज होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। सपोज करो कि आपने MBBS किया या IIT पास आउट होने के बाद आपको कोई कंपनी में जॉब मिला जहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती हैं। जैसे इस समय कोरोना एक बीमारी चल रही है, इसके वैक्सीन की बात हो रही है। तो वैक्सीन बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 10 बिलियन आपको कोरोना की वैक्सीन बनानी है। तो कोरोना की जो वैक्सीन बनानी है उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल होगा, और इस रॉ मटेरियल से आपको वैक्सीन बनानी है। ठीक है? तो अमाउंट प्रोडक्ट आपको पता चल गया कि 10 बिलियन वैक्सीन बनानी है। अब इस 10 बिलियन वैक्सीन के लिए आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये कहलाता है क्या, स्टोइकियोमेट्री, कि हमको एक डेफिनिट फिक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए, या हमारे पास रॉ मटेरियल एक फिक्स अमाउंट में है तो उससे कितनी वैक्सीन या कितना प्रोडक्ट बन सकता है। तो कहने का मतलब कि गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, ये सारे कैलकुलेशन ही कहलाता है रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है? अब रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में डिटेल में जाने से पहले कुछ एक बेसिक चीजें हम लोग समझ लें, जो क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। पहले तो यही जान लें कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो मैंने आपको क्लास 10th में भी बताया था कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपने वैक्सीन बनाने की बात की थी, तो वैक्सीन में आप रॉ मटेरियल जो लिए वो भी एक केमिकल है, और वैक्सीन जो बन के तैयार हुई वो भी एक केमिकल है। तो रॉ मटेरियल को कुछ प्रोसेस के थ्रू आपने कुछ उसमें रिएक्शंस कराई और उसको वैक्सीन में चेंज किया, तो एक केमिकल
दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, केमिकल रिएक्शन में मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसमें मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। जैसे हम उसी पैटर्न पे चलें कि आपने जो रॉ मटेरियल लिया था, तो इस रॉ मटेरियल से आप वैक्सीन बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल भी एक केमिकल है और इस केमिकल के अंदर बॉन्ड होंगे जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो इस रॉ मटेरियल के केमिकल बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए केमिकल बॉन्ड बनेंगे जिसके वजह से एक आपकी वैक्सीन तैयार होगी। चलो इसको हम लोग सिंपल एक रिएक्शन से समझते हैं कि जैसे मान लो आपको अमोनिया बनानी है, तो अमोनिया के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और अमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके बॉन्ड बनाएंगे। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक्चुअल में उनमें पुराने जो बॉन्ड होते हैं रॉ मटेरियल के, वो बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। अब किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of chemical transformation या इसी को बोल सकते हैं symbolic representation of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन का आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया। जैसे अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, हमें अमोनिया बनानी थी, तो उसमें बेटा हमने अमोनिया नहीं लिखा, अमोनिया नहीं लिखा। रॉ मटेरियल हाइड्रोजन था तो हमने हाइड्रोजन नहीं लिखा। रॉ मटेरियल नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन नहीं लिखा। तो फिर क्या लिखा? हाइड्रोजन का सिंबल लिखा H2, नाइट्रोजन का सिंबल लिखा N2, अमोनिया का सिंबल लिखा NH3। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक केमिकल दूसरे केमिकल में चेंज हो रहा है, तो इस चेंज को जब आप सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो यही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में लिखते हैं प्रोडक्ट, और इन दोनों को सेपरेट करते हैं एक एरो से या इक्वलिटी के साइन से। ठीक है, तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे मान लो हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिला के अमोनिया बनानी है, तो ये हो गया
रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है बेटा। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन को आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो वो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में जो स्पीसीज होती हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट साइड में जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं एक एरो की साइन से या इक्वल के साइन से। ठीक है। समय के साथ रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, ये खर्च होंगे, और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। रिएक्टेंट के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर ये दोनों मिलके नया बॉन्ड बनाएंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन में एक तो आपने बोला है रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो चेंज होते हैं, जो चेंज शो करते हैं, सब्सटेंस विच अंडरगोज चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट किसको बोलेंगे? सब्सटेंस विच अंडरगोज चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के टाइम जो सब्सटेंस के जिस सब्सटेंस के अंदर चेंज होता है, जिनके बॉन्ड टूटते हैं, वो कहलाता है रिएक्टेंट। और इक्वेशन में ये हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं और समय के साथ इनका अमाउंट कम होता है क्योंकि ये कंज्यूम होते हैं, टूटते हैं। ठीक है। अब दूसरा हो जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के इंटरवल में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। तो प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और केमिकल इक्वेशन में इनको राइट साइड में लिखा जाता है और समय के साथ इनका अमाउंट बढ़ता है। ठीक है बेटा। और इन दोनों को हम लोग सेपरेट करते हैं एरो से। इन जनरल हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? आर एरो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। या अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो ये लिखेंगे R1 प्लस R2। प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा बनता है तो P1 प्लस P2। तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को। ठीक है बेटा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हो। तो अब हमने जान लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और 10th में ही आपने पढ़ा है कि केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरे को बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको बोलेंगे BCE और इसको बोलेंगे UBCE। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल
इक्वेशन। अब बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब समझो। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों तरफ सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए हम एक ही लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, आपने बनाया अमोनिया। इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स हैं और अमोनिया प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में भी नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। इनके एटम्स काउंट करेंगे। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? 1। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। तो अगर दोनों साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनके नंबर जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में नहीं है तो वो कहलाएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 और इधर कितना है? 3, दोनों सेम नहीं है, ये रिएक्शन हो गई अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? 2, इधर कितना है? 1, तो ये रिएक्शन या इक्वेशन कहलाएगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के टोटल नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं है वो कहलाती हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका उल्टा हो जाएगा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम ऑन बोथ साइड। रिएक्शन के दोनों साइड में हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन 2NH3 यहाँ पे कर दिया 3। अब इस रिएक्शन को चेक करना है तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 6। नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? 3 × 2 6 और नाइट्रोजन के कितने हैं? 2। तो अब जितना लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है उतना ही राइट साइड में है, जितना नाइट्रोजन लेफ्ट में है उतना नाइट्रोजन राइट में है। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। ये सब कुछ हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, बस मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा था। अब बात आती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे प्राप्त करते हैं फ्रॉम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये करते हैं तो वो होता है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस। और इसका मतलब क्या हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट का मास है प्रोडक्ट के मास के सेम होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब जितने एटम, टाइप एंड नंबर रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एटम, टाइप और नंबर प्रोडक्ट साइड में हो। ठीक है। जैसे फिर से वही हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव NH3, तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो इधर भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होने ही चाहिए। और इधर जितने हाइड्रोजन के एटम हैं
दूसरे साइड में भी हाइड्रोजन के उतने ही एटम होने चाहिए। इधर जितने नाइट्रोजन के एटम है दूसरे साइड में भी नाइट्रोजन के उतने ही एटम होने चाहिए। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें टाइप और नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में सेम हो उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और इसका तरीका मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, हिट एंड ट्रायल मेथड। तरीका क्या है करने का? हिट एंड ट्रायल मेथड। उसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। वो हम जैसे जैसे रिएक्शन आएगी हिट एंड ट्रायल मेथड से करते चले जाएंगे। ठीक है, अब कुछ एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, उसमें आपको बताना है कि कौन सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और कौन सी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा देखो बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। और जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती हैं, डज नॉट, ये फॉलो नहीं करती। तो इनडायरेक्ट में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक तो डायरेक्ट पूछेंगे कि कौन बैलेंस है कौन अनबैलेंस है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3, ठीक है, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, H2SO4 प्लस NaOH ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। ऐसे ही ढेर सारे रिएक्शंस हम लोग लिख के देख सकते हैं। KClO3 ये देता है KCl प्लस O2। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बैलेंस है कौन सी अनबैलेंस है, कौन सी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी और कौन सी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। तरीका वही है, इधर नाइट्रोजन 2 इधर नाइट्रोजन 1, यानी कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डज नॉट फॉलो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 और 1 3, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है एंड फॉलोज, डज ये करेगी। ठीक है, H2SO4 देखो SO4, कोशिश करना कि अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है और वो दोनों तरफ सेम है तो इसकी बैलेंसिंग एक साथ करना, इसमें अलग अलग सल्फर काउंट मत करना। SO4 बैलेंस है, नाइट्रोजन इधर 1 है और इधर 2 है अनबैलेंस, तो ये हो गई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इट विल नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लास्ट वन, पोटेशियम 1 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हो गया बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगी बेटा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। ठीक है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की जो हमारे काम की है वो है कि मान लीजिए आपने अमोनिया बना रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया बना, इसको बैलेंस किया, यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे कर दिया 3। तो कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से इस इक्वेशन में या इस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हैं, इनकी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी कैन डू क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है तो उस केमिकल इक्वेशन के हेल्प से आप इस चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हो कि इस रिएक्शन में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अमोनिया बनानी है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, कितना नाइट्रोजन चाहिए, या आपके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है तो उससे कितनी अमोनिया बन सकती है, और इतनी अमोनिया बनाने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? अमाउंट, क्वांटिटी। तो आप अगर आपके पास बैलेंस रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना खर्च होगा और उस खर्च के वजह से प्रोडक्ट कितना बनेगा, या एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको प्रोडक्ट बनाना है तो कितना रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, या आपने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना लिया फॉर गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट तो कितना प्रोडक्ट बच गया, सारा कुछ कितना बना, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, हर क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि एक स्पेसिफिक बनाने के लिए कितना चाहिए, इतना है तो कितना बनेगा, इतने में से इतना बन गया तो कितना बचेगा, ये सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और वही हमारा मेन टॉपिक है, सीखना है कि ये सारा काम हम लोग कैसे करते हैं। जैसे इसी रिएक्शन में हम आपसे कहें कि हमारे पास 15 ग्राम नाइट्रोजन है तो बताओ कितनी अमोनिया बना सकते हो। जितनी अमोनिया बना सकते हो उसके लिए कितना हाइड्रोजन खर्च और करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अब हमको सीखनी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है बेटा, तो अब आगे हम लोग वही करने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन समझ लो कि करने क्या जा रहे हैं। जब तक हमको यही नहीं समझ में आएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमको यही समझना होता है कि एक्चुअल में हम करने क्या जा रहे हैं। करने जा रहे हैं कि कोई केमिकल इक्वेशन आपके पास दी गई है और वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको बैलेंस कर लिया है, तो उस केमिकल इक्वेशन के हेल्प से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हेल्प से आप ये एनालिसिस करने जा रहे हैं कि रिएक्टेंट कितना खर्च होगा, कितना बचेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो ये करने के लिए हमको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी और वो चीज़ बस नाम अलग है। पढ़ाई तो हम लोग कर ही चुके हैं। नाम है स्टोइकियोमेट्रिक
कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ये क्या नई चीज है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? कोई फैक्टर है, कोई नंबर है, तो क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? कुछ नहीं होता बेटा। अगर आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन लिखी है और इस केमिकल इक्वेशन को आपने एक बार बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के बाद कोई ना कोई नंबर, बैलेंस जब आप करेंगे तो कुछ नंबर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के साथ में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। ऑलरेडी वो आपने रिएक्शन को बैलेंस किया तो कुछ नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में लिखे हुए मिलेंगे और वही नंबर उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। फिर हम लोग वही एग्जांपल लेके चले, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनाया क्या? अमोनिया। बैलेंस किया 3। अब देखो रिएक्टेंट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि ये 0 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 3 लिखा है तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 हो गया। अब ये 1 जो नाइट्रोजन के साथ लिखा हुआ है ये कहलाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, तो इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। और कितना हो जाएगा बेटा? 1। हाइड्रोजन के साथ 3 लिखा है तो ये 3 जो होगा वो होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। और कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली अगर आप बात करो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया तो ये हो जाएगा 2। ठीक है बेटा। तो किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ नंबर लिखा होता है वही नंबर उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की। एक और रिएक्शन लिख लो, जैसे मान लो आपने कंबस्शन कराया। कंबस्शन का मतलब मैंने बताया था किसी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना, तो ये बनेगा CO2 और H2O। आप बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 2। तो ये मीथेन गैस का कंबस्शन का इक्वेशन हो गया। अब इसमें मीथेन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। ठीक है, तो ये किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ नंबर आते हैं वही नंबर उस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। मैग्नीशियम का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ऑक्सीजन का 1, मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2। ठीक है बेटा, तो ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो बेसिक बातें थी वो हम लोगों ने सीखी हैं। अब इसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे किसी केमिकल इक्वेशन की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटरप्रिटेशन या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन मैट्रिक कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन की मेन अपना पर्पज अब आ गया कि हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना खर्च होगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, रिएक्टेंट बच जाएगा तो कितना बचेगा। अब ये कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट टर्म से सीखेंगे। थैंक यू।